वेलकम टू CZMA क्लासेस। आज हम अपनी पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने अभी तक राज्यों के बारे में जाना था, राज्यों के पुनर्गठन के बारे में जाना था। अब ये कहा गया है कि जो यूपी पैट के लिए इम्पोर्टेंट हो वो करवा दीजिए। तो यूपी पैट में राष्ट्रपति है, लोकसभा, राज्यसभा, ये बेसिक बातें हैं। यहीं से हम स्टार्टिंग करेंगे। वो जो अपना पार्ट है एक एक करके भाग 3 को हम लोग कर लेंगे अगर समय मिलेगा। यूपी पैट से पहले 24 लाइन से लेंगे। लेकिन आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं। तो राज्यसभा की आज स्टार्टिंग करेंगे। राज्यसभा, आप सभी जानते हैं कि अपने देश में 2 सदन है, एक राज्यसभा है, दूसरा लोकसभा है। राज्यसभा स्थायी सदन है और इसको उच्च सदन कहा जाता है। इसके बारे में फैक्ट जानेंगे, फिर इसकी तुलना लोकसभा से हम लोग करते चले जाएंगे। तो राज्यसभा के बारे में जो नंबर 1 फैक्ट है वो ये है कि ये स्थायी सदन है। स्थायी सदन का मतलब क्या हुआ? स्थायी सदन ऐसा सदन होगा कि इसका विघटन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता। जैसे लोकसभा का विघटन हो जाता है सामान्यतः 5 वर्ष के बाद में, लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो 2 साल में 1/3 सदस्य नए आते हैं और 1/3 सदस्य रिटायरमेंट कर जाते हैं 2 वर्ष के अंत में। तो आपने समझा, राज्यसभा स्थायी सदन है, इसको उच्च सदन भी कहा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है उच्च सदन। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि राज्यसभा का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट रहा, राज्यसभा का गठन अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 80 में कहा गया है। इसके बारे में, राज्यसभा के गठन के बारे में आर्टिकल 80 में बताया गया है। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यसभा का गठन कब किया गया। तो 1952 ईस्वी में राज्यसभा का गठन किया गया। तो 4 बातें हमने जानी, बहुत महत्वपूर्ण। राज्यसभा स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है, उच्च सदन है। आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा का गठन किया गया। पहली बार राज्यसभा 1952 में गठित की गई। इसके बाद में 5वीं महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरकार राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति, भारत के वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा के सभापति होंगे। इसके अलावा राज्यसभा में उपसभापति भी होते हैं, उपसभापति। इन दोनों लोगों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको हम एक एक करके समझ लेते हैं। सभापति जो होंगे, उपराष्ट्रपति जो होंगे, वो सदन के सदस्य नहीं होंगे। मतलब कहने का ये, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उपसभापति जो होंगे, उपसभापति कौन होंगे? तो उपसभापति वो होंगे जो राज्यसभा के सदस्य होंगे। राज्यसभा करती क्या है? तो राज्यसभा के जितने मेंबर हैं उन मेंबरों में से एक का चयन किया जाता है उपसभापति के चुनाव के लिए। उपसभापति की जरूरत तब होती है जब उपराष्ट्रपति राज्यसभा में उपस्थित न हो, तो सदन की कार्रवाई चलाने के लिए एक उपसभापति की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे उपसभापति राज्यसभा के जो चयनित निर्वाचित जो लोग हैं उनमें से एक का राज्यसभा चयन करती है, उपसभापति उनको बना देती है। तो 5 बातें हमने बड़ी महत्वपूर्ण जानी। अब 6वीं बात की तरफ हम लोग चलते हैं कि राज्यसभा से और कौन कौन सी राज्यसभा की शक्तियां हैं, कौन कौन से प्रश्न राज्यसभा से बन सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा ये बनता है कि बताइए लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहे। हाल फिलहाल में अगर बात करें तो हम सब जानते हैं हामिद अंसारी रहे हैं, लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए हैं हामिद अंसारी प्रमुख रूप से। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि राज्यसभा की आखिरकार न्यूनतम आयु सीमा क्या है। कि राज्यसभा में कोई व्यक्ति अगर निर्वाचित होकर जाता है तो उसकी न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो 30 साल न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। 30 साल से कम अगर उम्र है तो राज्यसभा के योग्य आप नहीं है। 30 साल के बाद भी राज्यसभा में आप जा सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यसभा के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है। तो अधिकतम आयु सीमा कुछ नहीं है,
अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो कोई सीमा नहीं। तो एक लाइन में कहते हैं, जब तक आदमी की डेथ ना हो जाए, जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक वो योग्य बना रहता है राज्यसभा के लिए। यानी कि 30 साल न्यूनतम, ये आपकी क्या है, न्यूनतम इतनी होनी चाहिए, इतने से कम है तो आप राज्यसभा के सदस्य नहीं बन सकते। लोकसभा में ये 25 साल है, राज्यसभा में ये आपकी 30 साल है। अब इसके बाद में अगली महत्वपूर्ण बात यह है राज्यसभा से कि आखिरकार राज्यसभा में कितने लोग अधिकतम निर्वाचित हो सकते हैं। तो हमेशा याद रखना, ये अधिकतम निर्वाचित लोग हैं 238। अधिकतम निर्वाचित लोग, फिर से सुन लीजिए, अधिकतम निर्वाचित हमने इसलिए लिखा है क्योंकि 238 आज की डेट में निर्वाचित होकर नहीं आते हैं। फिर कितने आते हैं वो भी बात कर लेंगे। तो अभी जो हमारा राज्यसभा में सदस्यों की जो संख्या है वो 245 है, लेकिन मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम आप जानते हैं, मैक्सिमम आपकी अधिकतम क्षमता है 250। फिर ये दिक्कत क्या है कि 245 लोग ही अभी राज्यसभा के क्या है, सदस्य हैं। इसमें मनोनीत भी होते हैं और कुछ प्रत्यक्ष निर्वाचित होकर भी आते हैं। निर्वाचन इनका कैसा होता है तो आप सभी जानते हैं, विधानसभा में जो विधायक लोग होते हैं वो इनकी निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। एकल संक्रमणी निर्वाचन पद्धति इसको नाम दिया जाता है। तो मुद्दा अभी यह है कि 250 मैक्सिमम लिखा है। तो यहाँ कंसेप्ट जो हमारा चलता है वो ये चलता है 238 + 12। अब हमने 238 + 12 इसलिए लिखा, 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कला के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में राष्ट्रपति के द्वारा 12 लोगों का क्या होता है, मनोनयन किया जाता है, यानी कि इनको नियुक्ति दी जाती है 12 लोगों को। तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि 248 अधिकतम निर्वाचित हो सकते हैं, लेकिन अभी जो सदस्यों की संख्या है वो आपकी 245 है। तो 245 में अब होगा क्या, 245 में होगा ये कि निर्वाचित में से हम -5 कर दें तो 233 बचेंगे। तो कंडीशन अभी ये चलती है 233 और 12। अगर आप ऐड करेंगे तो सभी समझदार हैं, 245 ही बनेंगे। 233 लोग जो है वो निर्वाचित हैं और 12 लोग जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं। मनोनीत किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति जी इनका मनोनयन करते हैं 12 लोगों का। आखिरकार ये 5 जो सीटें हैं वो कहाँ के लिए छोड़ रखी हैं भारत की संसद ने? ये जो 5 सीटें हैं वो किस लिए छोड़ रखी हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं। नक्शा हम इंडिया का नहीं बनाएंगे, कुछ ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। अपने देश का जो नक्शा है, ऊपर जो मुकुट कहा जाता है जम्मू कश्मीर को, तो जम्मू कश्मीर में आप सभी जानते हैं पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, कुछ चाइना ने यहाँ पे कब्जा कर रखा है। तो ये पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाक अधिकृत जो कश्मीर है। तो भारत सरकार ये उम्मीद करती है, भारत सरकार को ये उम्मीद है कि एक दिन ये पाकिस्तान वाला जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा बन जाएगा। भारत का हिस्सा है, लेकिन कब्जा किसका है? कब्जा तो भी पाकिस्तान का है। इसी प्रकार से चाइना का अवैध कब्जा है। तो ये जब अवैध कब्जा आपका हट जाएगा, अवैध कब्जा जब हट जाएगा तो उसी के लिए ये 5 सीटें बचा के रखी गई हैं। हम लोग बड़े आशावादी हैं। 245 अभी है प्रेजेंट में राज्यसभा में, लेकिन 250 अधिकतम सीटें हैं। ये जो 5 सीटें हैं वो किसके लिए बचा के रखी गई हैं? तो आज भी उम्मीद हम लोग लगाए बैठे हैं कि ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा। इन 5 सीटों की अगर बात करें तो वो यहाँ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और जो चाइना के द्वारा जो कब्जा किया गया है, यहाँ से वो लोग निर्वाचित होकर आएंगे और 250 की संख्या को पूरा कर जाएंगे। बात हमारी समझ गए होंगे आप। ये 5 सीटें जो छोड़ी गई हैं वो किसके लिए? पाक अधिकृत कश्मीर और चाइना ने जो कब्जा अवैध कर रखा है कि एक दिन ये स्वतंत्र हिस्सा होगा और भारत का ये अभिन्न अंग है, हानि है, अभी भी है, लेकिन कब्जा है दूसरों का। तो ये कब्जा एक दिन हटेगा, ये 5 लोग यहाँ पे निर्वाचित होकर आएंगे। इसीलिए 5 सीटों का फर्क पड़ता है।
आप जानते हैं आगे ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, यहाँ पे अक्सर गलतियां हो जाती हैं। अब शक्तियों की बात कर लेते हैं, आखिरकार राज्यसभा को कैसी शक्तियां प्राप्त है। तो राज्यसभा की अगर शक्तियों की बात करें तो राज्यसभा को लोकसभा के बराबर ही शक्तियां प्राप्त हैं, लोकसभा के बराबर। लेकिन अगर हम धन विधेयक की बात करें, किसकी बात करें, धन विधेयक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है धन विधेयक। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास में सीमित शक्तियां हैं, सीमित शक्तियां। सरकार चाहती है किसी भी मंत्रालय को पैसा देना तो वो धन विधेयक लाती है, धन विधेयक लाएगी तो लोकसभा के पास इसके अधिकार होते हैं, पूर्ण अधिकार उसी के पास होते हैं। इनके पास सीमित अधिकार होते हैं राज्यसभा के पास। राज्यसभा क्या कर सकती है, उस पर चर्चा कर सकती है, अपना मत दे सकती है, विचार विमर्श करेगी, कहेगी कि इतने पैसे यहाँ दे रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, कुछ बातें वो पूछ सकते हैं। लेकिन इनको ये अधिकार कतई नहीं है कि वो इस विधेयक के ऊपर चुनाव करें या फिर असहमति व्यक्त कर दे। लोकसभा को राज्यसभा के बराबर या राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियां प्राप्त है। तो हमने अभी जाना था धन विधेयक में सीमित अधिकार है, सीमित अधिकार है किसके पास में, राज्यसभा के पास में। राज्यसभा कर सकती है, तो राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन के लिए होल्ड कर सकती है, यानी कि 14 दिन तक वो अपनी सहमति ना दे, इतना ही कर सकती है। उसके बाद लोकसभा की मर्जी है वो कितनी जल्दी पास इसको करवाए और पैसा निकाले। धन विधेयक के संबंध में 14 दिन तक ही राज्यसभा की क्षमता है कि उसको रोके रखे, इसके बाद में नहीं रोक पाएंगे राज्यसभा। लेकिन और बहुत सारे जो मुद्दे होते हैं उन सब के ऊपर राज्यसभा बाकायदे लोकसभा के बराबर ही अधिकार प्राप्त है। किसी भी संविधान संशोधन की बात करें, कई राज्यों के गठन की बात करें, तो यहाँ जो अधिकार है वो राज्यसभा को लोकसभा के बराबर ही प्राप्त है। लेकिन धन विधेयक के संबंध में ये बात लागू नहीं होती। लेकिन राज्यसभा के पास भी अपनी शक्तियां हैं। अनुच्छेद 312 आर्टिकल 312 के तहत ये अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। अखिल भारतीय सेवाएं, आप देखते हैं आईएएस को, तो वो सभी अखिल भारतीय सेवाएं क्या होंगी, वो सभी अखिल भारतीय सेवाओं को कम या ज्यादा करने का जो प्रारूप है वो कहाँ तैयार होगा, राज्यसभा में। इसके बाद में दूसरी बात और है, अनुच्छेद 249 के अनुसार किसी राज्य के महत्व के विषय को राष्ट्रीय महत्व का बनाना। इसका मतलब क्या हुआ, आप जानते हैं 3 सूचियां हैं अपने, कौन कौन 3 सूचियां हैं, तो तीनों की हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। एक आपकी संघ सूची है, केंद्र सरकार की संघ सूची, और दूसरी आपकी है राज्य सूची, और तीसरी की अगर बात कर लें तो समवर्ती सूची। जब पढ़ेंगे तब इनको डिटेल में बताएंगे कितने विषय हैं, क्या है। संघ सूची में मान लीजिए परमाणु ऊर्जा हो गया, एक उदाहरण के तौर पे हम लोग बात कर लेते हैं। राज्य सूची में जो विषय है पुलिस है। परमाणु ऊर्जा के ऊपर जितने भी कानून होंगे वो केंद्र सरकार बनाएगी। पुलिसिया जो विभाग है, जो पुलिस विभाग है, वो राज्य की बात मानेगा, राज्य का विषय है। इसी प्रकार से अगर राज्यसभा चाहे तो राज्य के किसी भी विषय को वो राष्ट्रीय महत्व का बना सकती है। आर्टिकल 249 में इस बात को वर्णित किया गया। समवर्ती सूची क्या होती है, समवर्ती सूची में दोनों का अधिकार होता है, लेकिन अल्टीमेटली राज्य के पास कम अधिकार होता है केंद्र की तुलना में। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, एक एक करके हम लोग बातचीत करेंगे। तो शक्तियों के बारे में हमने जाना, शक्तियां आखिरकार क्या है, तो राज्य के महत्व के विषय को राष्ट्रीय महत्व का हिस्सा बनाने के लिए अनुच्छेद 249 जरूरी होगा। लेकिन इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि राज्यसभा के 2/3 सदस्य जब कहेंगे कि हाँ ऐसा होना चाहिए, 2/3 2/3 सदस्य इसके पक्ष में होने चाहिए, तभी वो कानून बन सकता है, अन्यथा किसी भी दिशा में वो कानून बनेगा नहीं। तो ये हमारी कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें थी राज्यसभा से संबंधित। अब अगले वीडियो में हम लोग लोकसभा कर लेंगे, राष्ट्रपति कर लेंगे, प्रधानमंत्री, प्रमुख मंत्री। वेलकम टू सीजेड क्लासेस। आज हम राज्य व्यवस्था में भाग नंबर 6वां करने जा रहे हैं। विधानसभा हमने कर ली है, आज विधान परिषद की बात करेंगे। लिख लेते हैं विधान परिषद। विधान परिषद, हमने आपसे कहा था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि विधान परिषद हर राज्य में हो,
विधानसभाएं तो हर राज्य में होती है, केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं होती है, लेकिन दो अपवाद भी हमने बताए थे, पांडिचेरी और आपका दिल्ली, ऐसे दो केंद्र शासित प्रदेश है जिनके पास में विधानसभाएं हैं। लेकिन विधान परिषदें हर एक के पास नहीं होती हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है कि नहीं? यस, यूपी में विधान परिषद है। तो सबसे जरूरी बात है कि विधान परिषद का जो गठन है वो आर्टिकल किसके अंतर्गत है, अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद आपका 171 है। 171 अनुच्छेद में विधान परिषद का गठन बताया गया है। अब इसके बाद में प्रश्न ये उठता है, ये स्थायी सदन है या फिर अस्थायी सदन है? तो दूसरे नंबर पे बात हम लोग लिखेंगे, ये स्थायी सदन है। स्थायी सदन, जैसे हम लोग राज्यसभा की बात करते हैं उसी प्रकार से ये एक प्रकार का हमारा स्थायी सदन है। स्थायी सदन का मतलब ये हो गया कि इसका विघटन कभी भी नहीं हो सकता। इसके चुनाव फिर कैसे होंगे? जो स्थायी सदन होते हैं उनके चुनाव होते हैं अप्रत्यक्ष, यानी कि डायरेक्ट जनता इसमें भाग नहीं लेती। अप्रत्यक्ष मतदान, अप्रत्यक्ष इसकी निर्वाचन विधि है। आपने कभी भी विधान परिषद के लिए वोट नहीं डाला होगा, अगर आप ग्रेजुएट हैं तब तो अलग बात है, लेकिन आम जनता की भागीदारी नहीं होती, इसीलिए इसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। अब सवाल यह है कि आखिरकार इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। इसके बाद में उच्च सदन है या फिर निम्न सदन है, तो ये निश्चित सी बात है, उच्च सदन होगा। स्थायी सदन है, उच्च सदन है। छठवीं बात कर लेते हैं, तो बात ये उठती है आखिरकार इसमें अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? अधिकतम सीटें तो याद रखना पड़ेगा आपको, विधानसभा का 1/3 सीट्स होंगी। यानी कि अगर किसी विधानसभा में 99 सीटें हैं, हम एक आपको आइडिया देना चाहते हैं आखिरकार किस प्रकार की प्रक्रिया यहाँ चलेगी। मान लीजिए 99 कहीं विधानसभा में सीटें हैं, किसी प्रदेश में 99 विधानसभा की सीटें हैं, तो विधान परिषद की सीटें कितनी होनी चाहिए? तो ये इसका 1/3 होगी, मतलब 33 सीटें विधान परिषद की हो सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकती हैं। ये आपका क्या है? ये आपका हो गया विधान परिषद में अधिकतम सीटों के बारे में गणना। अधिकतम सीटें आपकी क्या हो सकती हैं विधान परिषद की? विधान परिषद की मैक्सिमम सीटें, अधिकतम सीटें क्या होंगी? विधानसभा का 1/3 होंगी। उदाहरण ये हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया। मान लीजिए किसी विधानसभा में 99 है सीटें, तो इसका 1/3 कर दीजिए, तो 33 सीट से जो होंगी वो विधान परिषद की होंगी। इसके बाद में अगला पॉइंट ये उठता है कि आखिरकार न्यूनतम सीटें फिर कितनी होंगी? न्यूनतम 40 होनी चाहिए। न्यूनतम जो सीटें होनी चाहिए वो 40 होनी चाहिए। लेकिन जब जम्मू कश्मीर राज्य था सब जानते हैं, बाद में अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया, लद्दाख को अलग कर दिया गया। जब था तब की बात हम लोग कर रहे हैं, तब यहाँ विधान परिषद की 36 सीटें थी। ये एक प्रकार का अपवाद था। अपवाद तब था जब जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग नहीं किया गया था, तब अपवाद के तौर पे हम जम्मू कश्मीर को याद रखेंगे, JNK, जम्मू एंड कश्मीर। अपवाद के तौर पर यहाँ विधान परिषद की सीटें कितनी थी? 36 थी, 36 थी। इतनी बातें हमने जानी। क्या क्या जानी? विधान परिषद 171 में है और विधानसभा आपकी कितने में थी? विधानसभा 170 में थी। ये स्थायी सदन है और विधानसभा क्या होती है? अस्थायी सदन होती है। विधान परिषद में तीसरी बात हमने जानी कि इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन विधानसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। इसके बाद में कार्यकाल यहाँ 6 वर्ष होगा और विधानसभा में कार्यकाल आपका 5 वर्ष होगा। ये उच्च सदन है, तो विधानसभा आपकी क्या होगी? निम्न सदन होगी। इसके बाद में मैक्सिमम सीट्स वहां कितनी थी? तो विधानसभा में मैक्सिमम आपने 500 पढ़ी थी कल, 500 सीट्स की मैक्सिमम। लेकिन यहाँ विधान परिषद में जो सीट्स होंगी वो विधानसभा का 1/3 होंगी। न्यूनतम सीट्स के बारे में आपने सब कुछ जाना था। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आपको और बता देते हैं, वो कौन सा राज्य है? वो कौन सा राज्य है जिसके पास में विधानसभा की सीटें सबसे ज्यादा हैं? तो वो अपना यूपी है। विधानसभा की सबसे ज्यादा सीट्स यूपी के अंदर है
और कितनी है, 403 है। अब यहाँ चुनाव होने वाला है 2022 में। तो इतनी बातें हम लोगों ने पढ़ ली, विधानसभा और विधान परिषद को हमने समझ लिया। आगे अगले वीडियो में राज्यपाल और राष्ट्रपति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वेलकम टू श्रीधर डेमे क्लासेस। हम लोग भारतीय संविधान में आज चौथा वीडियो बनाने जा रहे हैं। अभी तक हमने लोकसभा तक बातचीत कर ली है, लोकसभा की राज्यसभा की बातचीत हो चुकी है। आज हम लोग लोकसभा को प्रारंभ करते हैं। तो लोकसभा और फिर इनकी दोनों की तुलना देख लेंगे। लोकसभा की अगर बात करें तो सबसे पहले यही बात होगी कि लोकसभा किस आर्टिकल के तहत इसका गठन होता है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 81। आर्टिकल बोले या फिर अनुच्छेद बोले दोनों एक ही बात है। अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा का प्रावधान है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा कौन सा सदन है, उच्च सदन है या निम्न सदन है। तो ये निम्न सदन है, निम्न सदन। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिरकार लोकसभा में जाने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, न्यूनतम, अधिकतम नहीं। उम्र की अगर बात की जाएगी तो दो पहलू होंगे, एक न्यूनतम होगा, एक अधिकतम होगा। तो न्यूनतम जो आयु होती है वो 25 वर्ष होती है। न्यूनतम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अधिकतम की अगर बात करें तो अधिकतम एज कितनी होगी, तो कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। कहने का मतलब जब तक प्राण है शरीर के अंदर, जब तक जान है, तब तक आप मैदान में खड़े हो सकते हैं, लोकसभा के मैदान में। लेकिन आपके ऊपर आपराधिक मुकदमे नहीं होने चाहिए। ये कुछ बाउंडेशन आई हैं जब से लालू जी का केस हुआ, चारा घोटाला वगैरह, उसी के केस में वो अंदर चले गए। तो आप अभी समझ पाए कि न्यूनतम एज होनी चाहिए 25 वर्ष, अधिकतम कोई सीमा नहीं है। जब तक प्राण है शरीर में तब तक हम चुनाव लड़ सकते हैं, लोकसभा की अगर बात करें। चौथी बात हो चुकी। अब ये आपकी पांचवी इंपॉर्टेंट बात है कि आखिरकार लोकसभा स्थायी सदन है या फिर अस्थायी सदन है। तो आंसर होगा अस्थायी सदन है। राज्यसभा में हमने जाना था स्थायी सदन है, कभी भी किसी भी प्रकार से उसका विघटन नहीं किया जा सकता। अस्थायी सदन कौन हो गया, लोकसभा। इसका मतलब लोकसभा अस्थायी सदन है तो इसका चुनाव कैसा होगा, प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा। तो आंसर होगा छठवें बात का कि ये प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन। आखिरकार प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है, तो जिसमें जनता डायरेक्ट भाग लेती है, हम लोग डायरेक्ट भाग लेते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष निर्वाचन बोला जाएगा। हम लोग संसदीय के चुनाव में सांसद जब हम लोग चुनते हैं तो उसका वोट डायरेक्ट दिया जाता है। सांसद दो प्रकार के, एक तो राज्यसभा वाले, एक लोकसभा वाले। लेकिन राज्यसभा वाले में हम लोग वोट नहीं करते हैं डायरेक्ट, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है तो हम लोग डायरेक्ट वोट डालने के लिए जाते हैं। ये प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। इस प्रकार की प्रक्रिया क्या प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाती है। अस्थायी सदन है। सामान्य रूप से कार्यकाल कितना होता है, सामान्य रूप से कार्यकाल लोकसभा का कितना होता है, तो आंसर होगा सामान्य रूप से कार्यकाल होता है 5 वर्ष। हमने एक शब्द आपके सामने लिखा है सामान्य रूप से, क्या इससे ज्यादा भी हो सकता है, तो जवाब है ना। अगर आपातकाल अगर लग गया है, देश के ऊपर आपातकाल लग गया है, तो ये 5 साल से सीमा थोड़ी सी ऊपर हो सकती है। लेकिन ये कहिए कि आप 10 साल तक इसको एक्सटेंड कर देंगे, बढ़ा देंगे, नहीं। तो यहाँ 5 वर्ष सामान्य रूप से होनी चाहिए। अब स्थितियां दो आती हैं, अगर देश में आपातकाल लग जाए, देश में क्या लग जाए, आपातकाल, और 5 साल की अवधि भी पूर्ण हो जाए गवर्नमेंट की, तब क्या होगा, तो यहाँ आपातकाल की स्थिति में गवर्नमेंट थोड़े समय के लिए, 1 महीने 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकती है अपने कार्यकाल को आपातकाल की स्थिति में। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई सरकार ऐसी है जो अपने बलबूते नहीं चुन के आई है, इसका मतलब ये हुआ गठबंधन वाली सरकारें बनती नहीं है, आपने अक्सर कर देखा होगा। तो होता यह है कि किसी साथी की बात नहीं मानते हैं पार्टी वाले, तो कुछ लोग अपना समर्थन वापस ले लेते हैं। तो जब समर्थन वापस ले लेंगे तो फिर अल्पमत में गवर्नमेंट आ जाएगी। अल्पमत में आने के कारण 5 साल बहुत सी सरकारें नहीं चल पाई। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर ले तो उनकी भी गवर्नमेंट आती थी चली जाती थी, 5 साल का कार्यकाल कई बार वो पूरा नहीं कर पाए।
तो इसी प्रकार से 5 वोट सामान्य रूप से होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पे ये 5 वोट आपका वैलिड नहीं होगा, लोकसभा की अगर हम बात करें। अब इसी के साथ साथ में हम लोग बातचीत कर लेते हैं मंत्रिपरिषद की। आखिरकार लोकसभा का विघटन किस कंडीशन में और कब हो सकता है, इनको भी हम लोग जान लेते हैं। मान लीजिए प्रधानमंत्री की डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो होगा क्या? तो मंत्रिपरिषद पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। जो मंत्रिपरिषद बनाई जाती है, अभी इसको डिटेल में हम लोग जानेंगे। प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर मंत्रिपरिषद का पूर्णतः विघटन कर दिया जाता है, विघटन हो जाता है, पूरी मंत्रिपरिषद उसी समय समाप्त हो जाती है। अब अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिरकार लोकसभा का सदन का नेता कौन होता है, लोकसभा का सामान्य रूप से नेता कौन होता है। तो सामान्य रूप से हम लोग बात कर रहे हैं, फिर से हम सामान्य को यहां समझेंगे। सामान्य रूप से प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता होते हैं, लोकसभा के नेता। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि प्रधानमंत्री लोकसभा से ना आके राज्यसभा से आ जाए, तब क्या होगा, तब कंडीशन बदल जाएगी। राज्यसभा से कौन कौन से आए हैं, तो राज्यसभा से देखिए, समझ लीजिए, राज्यसभा से कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर मनमोहन सिंह, आयरन लेडी के नाम से विख्यात, आयरन लेडी के नाम से आप सब जान गए होंगे कौन विख्यात हैं, तो इंदिरा गांधी। ये ऐसे हैं कि ये लोग प्रधानमंत्री जब बने तो राज्यसभा से चुन के आए। इंदिरा गांधी की अगर बात कर लें, इंदिरा गांधी जी भी राज्यसभा से चुनकर आई थी। तो सामान्य रूप से आप समझ गए कि लोकसभा का नेता सामान्य रूप से प्रधानमंत्री को होना चाहिए। अक्सर कर प्रधानमंत्री वही बनते हैं जो लोकसभा में चुनकर आते हैं, अक्सर कर ऐसा देखा गया है। आखिरकार प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं लोग, ये भी जान लेते हैं। तो आप सब जानते हैं लोकसभा की सीटों के बारे में। लोकसभा की टोटल अधिकतम क्षमता कितनी होती है, अधिकतम अपने देश की क्षमता कितनी है, तो 552 है। कितनी है, 552 है। इसमें से 2 आंग्ल इंडियन है, 2 आंग्ल भारतीय हैं। अभी हम लोग समझ लेंगे आखिरकार आंग्ल भारतीय कौन है और किस प्रकार से इनको अलग किया जा सकता है। 550 बचे। अब एक और बात आपको यहाँ जाननी महत्वपूर्ण है, आंग्ल भारतीयों को मनोनयन के तहत चुना जाता है। मनोनयन का मतलब होता है ये कहीं चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर ये चुनाव नहीं लड़ेंगे फिर क्या होगा, तो इनका मनोनयन किया जाता है। मनोनयन कौन करते थे, तो राष्ट्रपति जी करते थे। कौन, राष्ट्रपति जी इनका मनोनयन करते थे। आंग्ल भारतीय आखिरकार कौन है, ऐसे अंग्रेज, ध्यान से सुनिए, ऐसे अंग्रेज जिन्होंने भारतीय महिलाओं से शादी कर ली और यहीं आके बस गए, यहीं रहने लगे। जब यहीं रहने लगेंगे उनके जो बच्चे होंगे उन्हीं को आंग्ल भारतीय कहा गया। आप समझ गए होंगे कंसेप्ट को। तो आंग्ल भारतीय कितने, 2। कौन मनोनीत करेंगे, राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, मोदी गवर्नमेंट ने इन आंग्ल भारतीयों के पदों को हटा दिया। आंग्ल भारतीय अब चुने ही नहीं जाएंगे, मोदी गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। तो इसका मतलब 552 अधिकतम हो सकते हैं, ये संविधान में प्रावधान है, 552 अधिकतम। अब कितने रह गए हैं, 550, क्योंकि ये आपका कंसेप्ट खत्म हो गया। 2 वाला जो कंसेप्ट था आंग्ल भारतीयों का, ये खत्म कर दिया गया। अब नहीं हो सकते, इनका मनोनयन अब नहीं हो सकता। इसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरकार अभी कितने लोग चुने जाते हैं। तो आपसे कहेंगे 545 लोकसभा में सदस्य हो सकते हैं। इसमें होगा क्या, तो वही कंसेप्ट होगा 543 प्लस 2 वाला। 2 कौन, तो अक्सर अगर हम लोग भ्रम में ना हो, 2 आंग्ल इंडियन है। आंग्ल इंडियन का पद अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया है। इसका मतलब 543 लोग कैसे हैं, निर्वाचित हैं। सीटें ये बढ़ी कैसे, ये सीटें आखिरकार 545 अभी लोकसभा में सदस्य बैठते हैं, तो ये 550 या 552 क्यों रखे गए, इसके पीछे रीजन क्या, वही रीजन है पीओके का क्षेत्र, पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, जो जबरदस्ती कब्जा कर रखा है पाकिस्तान ने और चाइना ने, तो उसी के कारण यहाँ पे सीटें छोड़ी गई हैं पीओके के कारण। आप देखते हैं नक्शा कुछ इस प्रकार से, ये एक्चुअल नक्शा नहीं है, हम आपको बता देते हैं ये एक्चुअल नक्शा नहीं है, लेकिन हम एक कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे लगभग आपकी एलओसी है
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो एलओसी की अगर बात करें तो एलओसी है, यहाँ पे जो ऊपर का हिस्सा है ये अफगानिस्तान रहा। अफगानिस्तान से हमारी सीमा मिलती है, कहाँ मिलती है? सिर्फ और सिर्फ नक्शे में मिलती है, वास्तव में नहीं मिलती है, जान लीजिए। अफगानिस्तान से सीमा जो है वो नक्शे में मिलती है, वास्तव में ये नहीं मिलती है। क्योंकि अफगानिस्तान से जिस सीमा की हम बात करते हैं, डूरंड रेखा की बात करते हैं, वो वास्तव में पाकिस्तान के कब्जे में है। इसी के कारण गवर्नमेंट ने ये प्रावधान किया है कि एक दिन हम जरूर उस जमीन पर कब्जा कर लेंगे और हमारी लोकसभा में 552 सदस्य ही होंगे। ऐसा भारत सरकार मानकर चलती है हमेशा से, और कभी भी नक्शा अपना इतना नहीं दिखाती है, पूरा नक्शा हम लोग अपना दिखाते हैं। ये रीजन है 552 और 545 का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। अधिकतम सीटें हमने जान ली। तो बात ये हो रही थी आखिरकार प्रधानमंत्री होते कौन है? तो प्रधानमंत्री एक सांसद ही होते हैं, प्रधानमंत्री एक सांसद ही होते हैं। लेकिन बहुत सारे सांसद अपनी मंत्रणा करके विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, तब उनमें से एक को अपना नेता चुन लेते हैं। जो सांसद नेता चुना जाएगा, जो सांसद नेता चुना जाएगा उसी को प्रधानमंत्री का दर्जा भी दे दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री आपने समझ लिया, लोकसभा के बारे में समझ लिया। उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल न्यूनतम। योगी आदित्यनाथ 25 साल की उम्र में, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं अभी योगी आदित्यनाथ जी, वो 25 साल की उम्र में गोरखपुर से चुने गए थे। आपको ध्यान रखना चाहिए, लगातार वो सांसद हैं। इसी प्रकार से अगर बात करें लोकसभा और राज्यसभा की, थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। आखिरकार 2-4 बातें होंगी आपके मन में, वो सब भी समाप्त हो जाएंगे। पहली बात, ये निम्न सदन है और ये उच्च सदन है, उच्च सदन हो गया। दूसरी बात ये, आर्टिकल 81 में लोकसभा है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा का वर्णन है। यहाँ उम्र न्यूनतम एज 25 है, और इधर अगर बात करें न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है। न्यूनतम कितनी है? 30। अधिकतम अगर सदस्यों की बात करें, मैक्सिमम कितने होंगे मेंबर? तो 552 होंगे। इधर अगर बात करें तो यहाँ 250 होंगे। कंसेप्ट आपको समझाया गया, पहले भी समझाया गया है। अगली बात करें तो ये अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है, और ये आपका स्थायी सदन है, स्थायी सदन। सामान्य रूप से लोकसभा के नेता प्रधानमंत्री ही होते हैं। राज्यसभा से बहुत कम लोग, 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो राज्यसभा से चुनकर प्रधानमंत्री बने हैं। यहाँ मनोनयन होता है, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन है, प्रत्यक्ष निर्वाचन, और ये आपका अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। हम लोग वोट नहीं डालते हैं, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो वोट करते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरकार शक्तियां अलग अलग हैं कि नहीं। तो शक्तियां अगर बात करें तो राज्य के विषय में लोक सेवा की अगर बात करें, लोक सिविल जो सर्विसेज होती हैं, उस केस में राज्यसभा को शक्तियां थोड़ी सी ज्यादा प्राप्त हैं, लोकसभा को कम प्राप्त हैं। लेकिन धन विधेयक के मामले में सर्वाधिक शक्तियां किसके पास हैं? लोकसभा के पास हैं। आप याद रखेंगे, धन विधेयक को ज्यादा से ज्यादा राज्यसभा कितने दिन के लिए अपने पास रख सकती है? तो आंसर होगा राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। किसी भी प्रकार से इसके प्रपोजल को मना नहीं कर पाएगी। लोकसभा धन विधेयक के मामले में एकाधिकार प्राप्त करती है, लेकिन राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा धन विधेयक को 14 दिन तक ही होल्ड कर सकती है, चर्चा कर सकती है, अपने सुझाव दे सकती है। सुझाव दे राज्यसभा, लोकसभा माने या ना माने ये अलग बात है। लोकसभा मान भी सकती है और मना भी कर सकती है, दोनों बातें हैं। तो ये हमने अध्ययन कर लिया, एक ब्रीफ बातें जो संक्षेप में थी वो हम कर चुके हैं। इसके बाद में राज्यपाल और राष्ट्रपति के ऊपर महत्वपूर्ण वीडियो आएगी, जो निश्चित रूप से आपकी एसएससी जीडी हो या किसी भी एग्जाम की बात कर ले, सभी में बहुत महत्वपूर्ण और सहायक होगी। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम। वेलकम टू सीड एकेडमी क्लासेस। आज हम राज्य व्यवस्था में वीडियो नंबर 5वां बनाने जा रहे हैं। अभी तक हमने बात कर ली है, राज्यसभा की बात कर ली है, लोकसभा की बात कर ली है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विधानसभा।
तो सबसे पहले वही बात, विधानसभा कहाँ से संबंधित है? राज्यसभा लोकसभा होती है कहाँ से संबंधित? केंद्र से संबंधित। विधानसभा होती है आपकी कहाँ से संबंधित? राज्य से संबंधित। राज्य से संबंधित है विधानसभा, और एक दूसरी होती है विधान परिषद। विधान परिषद ऐसा जरूरी नहीं है कि हर राज्य के पास विधान परिषद हो। कुछ राज्यों के पास विधान परिषद है और कुछ के पास विधान परिषद नहीं है। विधानसभा राज्य से संबंधित है और किस अनुच्छेद में आती है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद आखिरकार इसका क्या है? अनुच्छेद है 170। इसको आप लोग आर्टिकल भी कहते हैं। तो आर्टिकल 170 में विधानसभा के बारे में बताया गया है। इसके बाद में दूसरा पहलू ये उठता है, निम्न सदन है या उच्च सदन है? राज्य के अंदर निम्न सदन है या उच्च सदन है? तो ये निम्न सदन होता है, निम्न सदन। जैसे हम लोगों ने जाना था कि लोकसभा निम्न सदन था, राज्यसभा उच्च सदन था, इसी प्रकार से विधानसभा निम्न सदन है और विधान परिषद उच्च सदन होगा। जहां विधान परिषदें नहीं है वो ऐसे जो राज्य हैं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषदें नहीं है, लेकिन 6 राज्यों में विधान परिषद है। जम्मू कश्मीर भी हुआ करता था, लेकिन जम्मू कश्मीर अब नहीं रहा, वो लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेश अलग कर दिया गया। इसी प्रकार से अगर बात करें कि निम्न सदन है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, आखिरकार न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? विधानसभा का विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम। अधिकतम कितनी होनी चाहिए? अधिकतम है फूकने तक। फूकने तक मतलब साफ है कि जब तक व्यक्ति जिंदा है तब तक वो 25 के बाद कभी भी लड़ सकता है। और समापन कब होगा? जब तक क्रियाक्रम अगर हो जाएगा उसके बाद ही उसकी तमन्ना क्या होगी? समाप्त हो पाएगी। फूकने तक याद रखिए, मतलब कोई सीमा नहीं। फूकने तक का मतलब है कोई सीमा नहीं, अधिकतम। इसके बाद में अगर हम बात करें, अनुच्छेद की बात कर ली, निम्न सदन है, न्यूनतम आयु, और इसके बाद में हम बात करेंगे स्थायी है या फिर अस्थायी है। ये अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है। मतलब ये हुआ इसके चुनाव आपके होंगे। अस्थायी सदन है। और पांचवी इंपॉर्टेंट बात ये रही, 4 बातें हमने सीख ली, अस्थायी सदन है। पांचवी इंपॉर्टेंट बात है कि आखिरकार इनका कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल आपको पता होगा, कार्यकाल 5 वर्ष होता है सामान्य रूप से 5 वर्ष। अब वही बात है जो हम लोगों ने लोकसभा में पढ़ी थी, 5 साल से पहले भी इसका विघटन हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती है, बहुत सारी पार्टियां मिलकर सरकार बना लेती हैं, फिर कोई बीच ही में कुछ समय के बाद, 5 साल से पहले ही कुछ समय के बाद अपना समर्थन वापस ले लेती हैं और सरकार अल्पमत में आ जाती है। जब अल्पमत में आ जाएगी तो सरकार क्या कार्यकाल 5 वर्ष हो सकता है ना पूरा हो, वो समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से अगर बात करें 5 वर्ष से पहले भी कई बार ऐसा देखा गया है कि इनका कार्यकाल समाप्त कर दिया गया, लेकिन सामान्य रूप से 5 वर्ष ही कार्यकाल होता है, ये हमको याद करना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार विधानसभा में मैक्सिमम सीट्स कितनी हो सकती हैं? अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? तो 500, मैक्सिमम 500 हो सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। किसी भी विधानसभा में 500 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर हम बात करें न्यूनतम कितनी हो सकती है, तो न्यूनतम 60। न्यूनतम कितनी सीटें हो सकती हैं? 60। लेकिन सिक्किम और गोवा, याद रखना 2 राज्य ऐसे हैं, कौन कौन से? सिक्किम और गोवा की सीटें 60 से कम है, फिर भी वो विधानसभा है। तो अब हम जान लेते हैं कि आखिरकार 500 सीट्स होती हैं अधिकतम। क्या मनोनयन भी होता है? जैसा एंग्लो इंडियन हमारे लोकसभा में चुन के 2 जाते थे, अब नहीं जाते हैं। क्या विधानसभा में अभी भी मनोनयन जारी है? तो हाँ, अनुच्छेद 333 के तहत, आर्टिकल 333 के तहत कुछ विधानसभाओं में अगर जरूरी समझे, वहां की सरकार जरूरी अगर समझे, तो एक आंग्ल व्यक्ति का, एक आंग्ल भारतीय का, एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जा सकता है, आर्टिकल 333 के तहत।
अक्सर ये देखा जाता है कि जितने केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहां पर विधानसभाएं नहीं होती, अक्सर देखा जाता है विधानसभा नहीं होती। फिर कौन शासन करेगा? तो केंद्र शासित प्रदेशों पर उपराज्यपाल का डायरेक्ट नियंत्रण होता है, उपराज्यपाल का, राज्यपाल का नहीं, उपराज्यपाल का। तो आखिरकार ऐसी कौन सी विधानसभाएं हैं जो केंद्र शासित प्रदेश है उनमें विधानसभाएं भी हैं? वो दो हैं। पहला आपका कौन हो गया? पहला आपकी दिल्ली हो गई। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, अपने देश की राजधानी है और यहाँ विधानसभा है। आप जानते हैं आम आदमी पार्टी का भी वर्तमान में सरकार है। टोटल सीट्स कितनी है विधानसभा में? 70। अगर हम दूसरे विधानसभा की बात करें, दूसरा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश, ये किसकी बात कर रहे हैं? केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहे हैं। ऐसा दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऐसा दूसरा केंद्र शासित प्रदेश आपका पुदुचेरी है, पांडिचेरी जिसको हम लोग कहते हैं, पुदुचेरी, पांडिचेरी। यहां सीट्स कितनी है? तो यहां 30 सीटें हैं। लगातार कांग्रेस का यहां शासन रहा था, लेकिन अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। क्योंकि कांग्रेस का जो गवर्नमेंट था वो अल्पमत में आ गया। इसके बाद में अभी वर्तमान में 2021 में सरकार किसकी है? तो अभी बीजेपी का शासन यहाँ है। यहाँ आपने जाना आम आदमी पार्टी का शासन है। उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश के एक तरीके से पूरा बॉडीज को होल्ड करते हैं, वही अंतिम निर्णय देते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में। हम लोगों ने काफी बातें जान ली विधानसभा से संबंधित, जो बहुत महत्वपूर्ण बातें थी। विधानसभा में अगर हम बात करें, आखिरकार विधानसभा में कौन नेता होते हैं? विधानसभा में आखिरकार कौन नेता होते हैं सदन के? तो विधानसभा में मुख्यमंत्री, सामान्य रूप से मुख्यमंत्री सदन के नेता होते हैं। जैसे एक नेता होगा सदन का नेता के रूप में कौन होंगे? मुख्यमंत्री। बहुत सारे सभी जो विधायक होते हैं, जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट्स लाती है, सबसे ज्यादा सीटें जीत कर आती है, फिर विधायक दल का नेता चुना जाता है। विधायक दल के नेता को हम लोग क्या मुख्यमंत्री जानते हैं, विधायक दल का नेता। तो सदन के नेता के रूप में मुख्यमंत्री, और लोकसभा में सदन के नेता के रूप में कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। ऐसा देखा जाता है विधानसभा में मुख्यमंत्री ही नेता होते हैं। कुछ बार ऐसी भी कंडीशन आती है कि विधान परिषद से किसी एक सदस्य को चुना जाता है, वो मुख्यमंत्री बन जाता है। ऐसा देखा जाता है कभी कभी।